नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज़ को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, चारों हिंदू के हैं। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे WTO की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, इसमें क्या आउटकम निकला, इंडिया के इंटरेस्ट कैसे प्रभावित हुए। दूसरा, R&D एंड पैटी पेटेंट रेजिम से संबंधित। तीसरा, कंपल्सरी वुमेन वर्कर्स। चौथा, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की खराब रैंकिंग कितनी, 180 आउट ऑफ 180, बिल्कुल लास्ट रैंक प्राप्त हुई इंडिया को इस इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जो कि चिंता की बात है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, WTO की जो 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई ना, उस कॉन्फ्रेंस की आउटकम से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कब ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, ये देखो अभी पिछले हफ्ते 17 जून को समाप्त हुई। कहां पर? जेनेवा में। कौन कौन से इश्यूज पर नेगोशिएशन हुई? देखो पहले तो मैं आपको WTO का फंक्शन बता देता हूं, उसके बाद इश्यू बताता हूं। WTO का फंक्शन क्या है? विभिन्न देशों के बीच में ट्रेड स्मूथली चले। अगर ट्रेड संबंधित कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उसका समाधान निकालने के लिए WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी है। तो मतलब सिंपल भाषा में इस बॉडी का यानी WTO का काम ये है, विभिन्न देशों के बीच में ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो, अच्छे से हो, बिना किसी परेशानी के हो, और कोई देश अपनी मनमानी ना करे, ये सब चीज़ें इंश्योर करना। तो ये जो 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई ना, इसमें मेनली इन इश्यूज पर नेगोशिएशन हुई। जैसे वैक्सीन की इक्विटी। वैक्सीन की इक्विटी मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा मांग की जा रही थी कि भैया डेवलप कंट्रीज की कंपनीज ने जो पेटेंट करवा रखा है कोविड वैक्सीन का, उसे छोड़ दिया जाए 5 सालों तक, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज की कंपनीज जो है वो भी उस कोविड-19 की वैक्सीन को डेवलप कर सके और गरीब से गरीब देश के पर्सन को भी वो वैक्सीन आसानी से मिल सके, जो कि पेटेंट की वजह से नहीं मिल पा रही है। पहला ये इशू नेगोशिएट करना था। उसके बाद फूड सिक्योरिटी से संबंधित इशू, जैसे इंडिया ने वीट के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे डेवलप कंट्रीज भड़क गए थे, तो इस पर भी नेगोशिएशन हुई। नेक्स्ट, फिशरीज सेक्टर को फिशरीज सेक्टर में जो सब्सिडीज दी जाती हैं कुछ देशों के द्वारा, जिससे कि मछली पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, सस्ता हो जाता है, और बहुत सारे मछुआरे इतनी ज़्यादा मछली पकड़ लेते हैं, ओवर फिशिंग हो जाती है, इतनी तो मछलियों की ब्रीडिंग ही नहीं हो पाती, लेकिन ज़्यादा मछलियों को पकड़ लिया जाता है। तो ऐसे तो मछलियों का जो भी स्टॉक है वो खत्म होने लगेगा ना, उनकी ब्रीडिंग के लिए भी समय उनको नहीं मिलेगा। तो ये एक इशू है जिस पर चर्चा हुई। और सबसे लास्ट में ई कॉमर्स का इशू है। ये इशू क्या है? देखो, जब आप मान लीजिए USA से कोई मोबाइल इंपोर्ट करते हो तो आपको देनी पड़ती है कस्टम ड्यूटी। लेकिन अगर मान लीजिए आप USA की किसी कंपनी से कोई मूवी परचेज करते हो, म्यूजिक परचेज करते हो, कोई ऑनलाइन बुक परचेज करते हो, तो फिर इस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। डेवलपिंग कंट्रीज बोलती हैं इस पर भी कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए, हमारा तो नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये USA और दूसरे डेवलप कंट्रीज बोल रहे हैं नहीं, गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है, इस पर नहीं लग सकती। तो ये इशू है ई कॉमर्स वाला। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इन इश्यूज का हुआ क्या, फाइनली रिजल्ट क्या निकला। इश्यूज ये हैं, आपको पता है। तो सबसे पहले बात करें कोविड-19 के वैक्सीन संबंधित पेटेंट में क्या रिलैक्सेशन दी गई है। मांग देखो लंबे समय से है, आपको भी पता है। जब महामारी आई थी तो WTO में गए थे इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये बोलने के लिए कि कोविड-19 की वैक्सीन, दूसरे इक्विपमेंट्स, टेस्ट करने की किट्स, उन सब पर पेटेंट को वेवर दिया जाए कुछ समय के लिए, ताकि गरीब देश भी इन वैक्सीन्स को, इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर कर सकें बिना किसी रुकावट के और इस महामारी को कंट्रोल कर सकें। लंबा समय लगा दिया WTO ने, लेकिन अब जाके कोविड-19 की वैक्सीन्स के लिए 5 साल तक पेटेंट वेवर मिला है। इसका देखो सिंपल भाषा में सीधा मतलब यह है, जैसे फाइजर और मोडेर्ना जैसी वैक्सीन्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग अब कुछ दूसरी कंपनीज भी कर सकेंगी जिनके पास पेटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अब उनको पेटेंट वेवर मिल गया है 5 सालों के लिए। वैसे तो देखो ये अच्छी चीज है, आपको सुनने में लगेगा कि 5 सालों के लिए पेटेंट वेवर मिल गया है, अब तो महामारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन देखो बहुत थोड़ा है और बहुत देर बाद ये पेटेंट वेवर आया। पहली तो बात सिर्फ 5 साल तक आया, दूसरी बात सिर्फ वैक्सीन्स के लिए है, डायग्नोस्टिक किट यानी टेस्टिंग के लिए नहीं है, दूसरे कोविड-19 के इलाज से संबंधित कुछ ड्रग्स हैं उनके लिए नहीं है, सिर्फ वैक्सीन के लिए वेवर मिला है, वो भी 5 सालों का, और वो भी सभी देशों के लिए नहीं है।
कुछ ही देशों के लिए है। अब ये इस आर्टिकल में डिटेल नहीं दे रखी किस देश के लिए है, किस देश के लिए नहीं है, लेकिन ये लाइन बोल रखी है तो आप समझ जाइए, टू लिटिल टू लेट, मतलब बहुत देर से आया ये वेवर और बहुत कम है, क्योंकि ना तो सभी देशों के लिए है, ना ही वैक्सीन के लिए है, सिर्फ वैक्सीन के लिए है, ना ही डायग्नोस्टिक किट के लिए है। तो ये हमने बात कर ली पहले इशू की, क्या हुआ पेटेंट वेवर से संबंधित। अब बात करते हैं दूसरे इशू की, जो कि है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आपको पता लग गया, शुरुआत में मैंने आपको बताया, जैसे मोबाइल आप परचेज करते हो, कोई दूसरा गुड परचेज करते हो तो कस्टम ड्यूटी लगती है, लगा सकती है सरकार। बट दूसरे देश से म्यूजिक, ई बुक, कोई मूवी आप इंपोर्ट करते हो, डाउनलोड करते हो पैसे से, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। डेवलपिंग कंट्रीज खास करके इंडिया और साउथ अफ्रीका का कहना है इस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए, ताकि हम थोड़ा तो पैसा कमा ले इससे भी। डेवलप कंट्रीज बोल रहे हैं नहीं, ये गुड्स नहीं है, ये सर्विसेज हैं। काफी समय से ये इशू चला आ रहा है, नेगोशिएशन चल रही है, बट मोराटोरियम लग जाता है। मोराटोरियम मतलब अभी जैसा है वैसा रहने दो, नेगोशिएट करेंगे आगे अगली कॉन्फ्रेंस में। इस बार क्या हुआ, इस बार भी मोराटोरियम लग गया। मोराटोरियम का मतलब जैसा फिलहाल के लिए चला आ रहा है वैसा चलने दो। मांग उठाई थी इंडिया साउथ अफ्रीका ने कि भैया बहुत हो गया, मोराटोरियम खत्म करो, अब हमें इंपोर्ट ड्यूटी लगाने दो, हमें बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से डब्ल्यूटीओ की कॉन्फ्रेंस में इस इशू पर कोई सहमति नहीं निकली और 2 और साल के लिए जो मोराटोरियम है वो एक्सटेंड कर दिया गया। इंडिया साउथ अफ्रीका का कहना है कि डेवलपिंग कंट्रीज को हर साल $10 बिलियन का नुकसान होता है, क्योंकि वो ये जो डिजिटल आइटम्स है ना, इनके इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगा पाते। इसके बाद बात करें तीसरे इशू की, जो अंधाधुंध फिशिंग होती है और उस पर सब्सिडी दी जाती है कुछ देशों के सरकारों के द्वारा, फॉर एग्जांपल चाइना के द्वारा। तो मछुआरे फिशिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं काफ़ी सस्ते खरीद पाते हैं, बट इससे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा ओवर फिशिंग होने लगी है कि फिशिंग का जो स्टॉक है ना वो ख़त्म हो रहा है, मतलब रिफिल हो ही नहीं पाता, फिर से जो फिशेज हैं उनकी ब्रीडिंग हो ही नहीं पाती, उससे पहले ही उनको कैप्चर कर लिया जाता है। तो फिर फिशेज तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी ना, आने वाले जनरेशन्स के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इस इशू पर काफी इंटेंसिटी से चर्चा हुई डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में, और अब रिजल्ट ये निकला है, जो अनरेगुलेटेड फिशिंग है, इलीगल, अनरिपोर्टेड या फिर अनरेगुलेटेड फिशिंग, इस पर सब्सिडीज नहीं दी जा सकती किसी भी देश की सरकार के द्वारा। बस एक एक्सेप्शन छोड़ी गई है। मान लीजिए सब्सिडी जरूरी है फिशीज के स्टॉक को बायोलॉजिकली सस्टेनेबल लेवल पर लाने के लिए, यानी अगर बायोलॉजिकल सस्टेनेबल लेवल पर फिशीज का स्टॉक लाना है तब अगर सब्सिडी दी जाती है, सिर्फ वो अलाउड है। बाकी तो देखो इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग के लिए सब्सिडीज नहीं दी जा सकती। और ये कितने सालों के लिए सब्सिडी पर बैन लगा है? 4 साल के लिए। एक्चुअली होता क्या है, अगर मान लीजिए फिशीज का स्टॉक खत्म हो जाता है ना, चलो आने वाली जनरेशन के लिए तो मछलियां नहीं बचेंगी, बल्कि अभी भी ना जाने कितने मछुआरे ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनका कामकाज चलता है फिशीज के ऊपर। बट अगर पूरी तरह से फिशीज खत्म हो जाएगी, उनका तो जो रोजी रोटी है वही खतरे में आ जाएगी ना। एक और चीज ये डिसाइड हुई, मान लीजिए कोई देश है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो एरिया आता है ना, वहां पर फिशिंग के लिए जो सब्सिडीज दी जाती है ना अभी डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज के द्वारा, उस पर कोई रोक नहीं है, वो अलाउड रहेगी पहले की तरह। इसके बाद लास्ट जो इशू है वो एक्सपोर्ट संबंधित रिस्ट्रिक्शंस का है। देखो, इंडिया ने वीट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था ना, तो उसके बाद काफ़ी डेवलप कंट्रीज ने इंडिया को बुरा भला कहा था। तो इंडिया ने यह कहा कि देखो, हमने जो बैन लगाया वो डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को देखते हुए लगाया, और अब यह तय हुआ है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंतर्गत जो वीट इंडिया से जाता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान में जाता है वीट इंडिया के थ्रू, इंडिया कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में। तो इस पर इंडिया ने थोड़ी ना बैन लगाया था, इंडिया ने ये क्लैरिफाई किया है। तो इस इशू पर जब चर्चा हुई ना, तो ये डिसाइड हुआ कि कोई भी देश अपनी डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को देखते हुए एक्सपोर्ट पर बैन तो लगा सकता है, लेकिन वर्ल्ड फूड
यार अटक रहा हूँ बार बार मैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर जो कंट्रीब्यूट किया है ना, जो वादा किया है पहले से कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, उस पर आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। पहले आप जो वादा कर चुके हो उतना आपको देना ही होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को देखते हुए हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में जो कमिट किया है वो भी नहीं देंगे। समझ गए? इस इश्यू से संबंधित देखो और कुछ पॉइंट्स पे सहमति नहीं बन सकी, जैसे कि डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी के लिए कितना जो फूड ग्रेन है स्टोर करके रखा जा सकता है। जैसे एफसीआई के पास फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है ना, कितनी मात्रा में स्टोर करके रखा जा सकता है। डोमेस्टिकली एग्रीकल्चर, कॉटन, इनको कितना सपोर्ट दिया जा सकता है, यानी कितनी सब्सिडी दी जा सकती है, मार्केट एक्सेस, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पर फाइनली कोई एग्रीमेंट नहीं हो उसका। तो इस प्रकार से देखो ये 4 इश्यूज जिनको जेनेवा पैकेज बोला गया है डब्ल्यूटीओ के द्वारा। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है ना जेनेवा पैकेज क्या है, तो इन 4 इश्यूज को लेकर जो सहमति बनी है, जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, उन्हीं को जेनेवा पैकेज बोला गया है। तो इस जेनेवा पैकेज से संबंधित, या फिर यूं कहें डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की आउटकम से संबंधित हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आरएनडी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रैंकिंग जारी हुई और इंडिया की जो रैंक है ना इस इंडेक्स में काफ़ी अच्छी आई है, मतलब पहले से काफ़ी अच्छी आई है, 46। और जबकि 2015 में इंडिया की रैंक कितनी थी? 81। तो पिछले कुछ सालों में इस रैंकिंग में इंडिया का जो सुधार है ना काफ़ी अच्छा है। बट देखो, हमें और भी ज़्यादा फर्दर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। जैसे चाइना है, चाइना की इस इंडेक्स में रैंकिंग है 12वीं, जापान की है 13वीं। जब ये देश इतना अच्छा कर सकते हैं तो हम हमारी रैंकिंग को और इम्प्रूव क्यों नहीं कर सकते? अभी देखो इंडिया में ग्रोस आरएनडी एक्सपेंडिचर पता कितना है? सिर्फ 0.7% ऑफ जीडीपी। साउथ कोरिया जैसे देशों में ये 4% के आसपास है, यानी हम आरएनडी पर बहुत कम खर्च करते हैं। और ज़्यादातर दूसरे देशों में एक दिक्कत क्या है, जो प्राइवेट कंपनीज है ना वो ज़्यादा खर्च करती हैं आरएनडी में। हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज कम खर्च करती हैं, सरकार ज़्यादा खर्च करती है। यहाँ पर नीचे पॉइंट देखिए, सरकार काफ़ी सारी टैक्स इंसेंटिव्स देती है, बावजूद इसके 30 टोटल जितना आरएनडी पर एक्सपेंडिचर होता है ना उसमें से सिर्फ 30% जो है वो बिजनेस एंटरप्राइजेस करती हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, अभी भी हमारी एंटरप्राइजेस में ना, बिजनेस फर्म्स में आरएनडी का अच्छा कल्चर नहीं आया है। आरएनडी पर पैसा उनके द्वारा ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता है। कुछ एक सेक्टर्स को छोड़ दें, फार्मा, ऑटो सेक्टर्स, इनमें तो आरएनडी फिर भी ठीक ठाक होती है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में बहुत ही कम। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एंटरप्राइजेस आरएनडी पर खर्च करें, ये इंश्योर करने के लिए ना, देखो अभी फिलहाल सरकार क्या करती है, मेनली टैक्स इंसेंटिव देती है कि जो ज़्यादा आरएनडी पर खर्च करेगा उसे हम टैक्स इंसेंटिव देंगे। लेकिन पार्शियल फंडिंग सपोर्ट भी दी जा सकती है कि थोड़ा सरकार अपनी तरफ से दे, थोड़ा बिजनेस एंटरप्राइज खर्च करें आरएनडी पर। एक तो ये काम किया जा सकता है। दूसरा, अभी देखो होता क्या है, कुछ जो बिजनेस एंटरप्राइजेज आरएनडी करती हैं और पेटेंट के लिए अप्लाई करती हैं, बट बहुत बार ना पेटेंट रिजेक्ट हो जाता है। इंडिया में देखो पेटेंट एप्लीकेशंस इंक्रीज तो हुई हैं, जैसे देखो 2011 में पेटेंट एप्लीकेशंस आई थी 8,841, 2020 में कितनी 23,141, और 2011 में जहां 776 एप्लीकेशंस को पेटेंट मिला फाइनली, एप्लीकेशन अलग बात है, फाइनली पेटेंट कितनों को मिला वो अलग बात है। 2020 में फाइनली 4,988 एप्लीकेशंस को पेटेंट मिल गया। हालांकि देखो पेटेंट एप्लीकेशंस भी इंप्रूव हुई हैं और एप्लीकेशन टू फाइनली जिन एप्लीकेशंस को पेटेंट मिला वो रेशो भी इंप्रूव हुई है। बट बात पता क्या है, जब कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज पेटेंट के लिए अप्लाई करती है ना तो 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कोई कंपनी है, उसने ऐसा कोई यंत्र बनाया है जिससे हवा क्लीन होती हो। अब देखो 3 चीज़ें देखी जाएंगी पेटेंट देते वक्त अथॉरिटीज़ के द्वारा। सबसे पहली चीज़ यूटिलिटी, क्या इस चीज़ की कोई यूटिलिटी है। दूसरी तरफ नोवेल्टी, मतलब नई चीज़ है या फिर पुरानी चीज़ को ऐसे ही थोड़ा बहुत चेंज करके फिर से पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया गया है। और तीसरी चीज़ है इन्वेंटिव स्टेप, मतलब जिसके द्वारा भी पेटेंट के लिए अप्लाई किया गया है उसी का वो ओरिजिनल काम हो। तो 3 चीज़ें देख ली जिस पर पेटेंट एप्लीकेशन को परखा जाता है, नोवेल्टी, नई चीज़ हो, ओरिजिनल हो और उसकी कोई यूटिलिटी हो।
बट देखो हमारे देश में ना बहुत सारी एमएसएमईज हैं जो पेटेंट के लिए अप्लाई करती हैं। उनका जो रिसर्च होता है ना, उनकी जो मतलब जिस पेटेंट के लिए वो अप्लाई करती हैं वो पूरी तरह से नया नहीं होता, कई बार थोड़ा सा माइनर चेंजेस होते हैं, तो उनको पेटेंट मिल नहीं पाता। बट देखो एक कंसेप्ट है पैटी पेटेंट का। पैटी पेटेंट मतलब इसे पहले ईस्ट एशियन कंट्रीज के द्वारा अपनाया गया है। आमतौर पे पेटेंट कितने सालों के लिए मिलता है? 20 साल के लिए। लेकिन जो ये पैटी पेटेंट होता है वो मिलता है 5 सालों के लिए। तो मतलब कोई जरूरी नहीं एग्जैक्टली 5 साल के लिए ही मिले, लेकिन 5 से 10 साल के बीच के लिए ये पैटी पेटेंट जो है वो ग्रांट किया जा सकता है। अब देखो इसकी यूटिलिटी क्या है। बहुत सारी एमएसएमईज ना जुगाड़ करती हैं, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस करती हैं और पेटेंट के लिए अप्लाई करती हैं, तो उनको पूरा पेटेंट देने के बजाय पैटी पेटेंट दिया जा सकता है। ये रेजिम अपनाया गया है साउथ ये ईस्ट एशियन कंट्रीज में, वहां पे ये काफी सफल साबित हुआ है। इंडिया में भी पैटी पेटेंट का जो कंसेप्ट है ना वो इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ी रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर्स जो है ना थोड़े लिबरल बनाए जा सकते हैं, ताकि आसानी से किसी बिजनेस एंटरप्राइज को जिसने R&D की है उसको पैटी पेटेंट मिल जाए। कम से कम उसको मोटिवेशन तो आए, आगे फिर वो और अच्छे से R&D करेगा, ये इसका फायदा होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो कंपलसरी वुमेन वर्कर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने रिपोर्ट किया, रूरल वुमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट जो है मार्च 2022 में था सिर्फ 9.92% और मैन का कितना 67.24%। तो ये देखो बहुत बड़ी चिंता की बात है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार वो लोग जिन्होंने लेबर मार्केट को छोड़ दिया, यानी एम्प्लॉयमेंट खोजना अब उन्होंने छोड़ दिया है, शायद इसलिए कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रहा था और पूरी तरह से वो निराश हो गए। उनको ये लगा शायद कि जॉब्स अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए उन्होंने लेबर मार्केट को छोड़ दिया, मतलब जॉब खोजना छोड़ दिया। ऐसे लोगों की संख्या मिलियंस में है। देखो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ना वो वर्कर्स जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने काम खोजना छोड़ दिया है अलग अलग रीजंस के कारण, उनको ना डिस्करेज्ड वर्कर्स कहा जाता है। और ऐसे वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डाला जाता है। बट ये फेनोमेनन इंडिया में नहीं कैप्चर किया जाता। मतलब बहुत से लोग जो डिस्करेज होकर जॉब खोजना छोड़ देते हैं, ऐसे वर्कर्स के लिए इंडिया में अलग से कोई कैटेगरी नहीं है, अलग से कोई ऑफिशियल लेबर फोर्स सर्वे नहीं है। इनके बारे में कह दिया जाता है वुमेन ड्रॉपिंग आउट, कि महिलाओं ने लेबर फोर्स को छोड़ दिया जैसे कि उनकी मर्जी थी। उन्होंने अपनी मर्जी से लेबर मार्केट को नहीं छोड़ा है, उन्होंने अपनी चॉइस नहीं की थी लेबर मार्केट को छोड़ने के लिए। इसके बाद राइटर बोलती हैं देखो CMIE का जो डेटा है ना, रियलिटीज उससे भी ज़्यादा खराब हैं। खास करके रूरल एरियाज में लैंडलेस हाउस होल्ड्स की जो महिलाएं हैं वो तो देखो उनके पास तो ये लग्जरी भी नहीं है कि वो लेबर मार्केट को छोड़ दें। बेशक मतलब उन्हें जॉब ना मिले लेकिन कोई ना कोई जॉब तो उन्हें करनी ही पड़ेगी। वो हैं कंपलसरी वर्कर्स। समझ रहे हो? मतलब रूरल एरियाज में जो लैंडलेस हाउस होल्ड्स की महिलाएं हैं ना, उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो काम खोजना छोड़ दें, उन्हें काम करना ही पड़ेगा। वो हैं कंपलसरी वर्कर्स। उनको जब काम नहीं मिलता है तो फिर काम आता है मनरेगा, लेकिन काम उनको करना ही पड़ता है क्योंकि वो हैं कंपलसरी वर्कर्स। जैसे एग्जांपल दिया जाता है कर्नाटक के कालाबुरागी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ना एक प्रोजेक्ट चल रहा है ग्राउंड वाटर जो डिक्लाइन हो रहा है ना, उस समस्या को एड्रेस करने के लिए और वेल्स को रिचार्ज करने के लिए 200 से ज़्यादा वहाँ पे पॉन्ड्स इस्टाब्लिश हो रहे हैं। तो इसके लिए 300 जो वर्कर्स हैं 4 गांव से, वो इस प्रोजेक्ट पर काम करती हैं। सोयल जो है हार्ड है, ड्राई है और प्रोजेक्ट कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में वुमेन की संख्या ज़्यादा है मैन से, और वुमेन जो है वो पेयर्स में काम करती हैं। 10x10x1 का एक टैंक खोदने में 1 दिन का समय लगता है, और एक टैंक खोदने में 3000 किलोग्राम मिट्टी जो है बाहर निकाली जाती है। ये सिर्फ सारा समझने के लिए केस स्टडी है काइंड ऑफ। लेकिन चूंकि महिलाएं एक टैंक नहीं बना पाती तो उनका
जो सैलरी है ना कट कर ली जाती है। एक दिन में 309 रुपये मिलते हैं तो पूरा टैंक नहीं बन पाता, तो सैलरी दी जाती है, वेजेस दिए जाते हैं सिर्फ एक दिन में 280 रुपये या फिर 285 रुपये। वहाँ पर कोई क्रैच नहीं है छोटे बच्चों के लिए, कोई पानी की फैसिलिटी नहीं है। बारी बारी से महिलाएं जो हैं 1 किलोमीटर दूर से 2 लीटर की पानी की बोतल से पानी भरकर लाती हैं। बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, रात को मसल्स जो हैं वो दुखने लगती हैं, और बावजूद इसके 1 साल में सिर्फ 40 दिनों का काम मिल पाता है। तो बहुत से लोगों के लिए मनरेगा जो स्कीम है वो वरदान के समान है, लेकिन जब सरकार मनरेगा के तहत फंड्स रिलीज नहीं करती तो इससे कितने लाखों लोगों की जिंदगियां प्रभावित होती हैं वो शायद सरकार को पता भी नहीं लगता। और एग्रीकल्चर सीजन के दौरान यही कंपलसरी वर्कर्स क्या करती हैं, आस पड़ोस के खेतों में मजदूरी का काम करती हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में भी अब मैकेनाइजेशन यानी मशीनों का उपयोग काफ़ी होने लगा है, तो इसलिए सिर्फ 3 महीने काम मिल पाता है एग्रीकल्चर में। तो फिर काम नहीं मिलता तो वो, जैसे आप शहरों में देखते हो ना, कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहीं पर मजदूर काम करते हैं, वहीं पर सो जाते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए चले जाते हैं। मिस्त्रीज का जो नेटवर्क होता है ना कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में, तो उसके थ्रू इनको हायर किया जाता है और ये कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाते हैं काम करने के लिए अपने बच्चों के साथ, वहीं पर खाना बनाते हैं, वहीं पर सो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर भी काम कम आसान नहीं होता। एक दिन में ऑलमोस्ट 1000 ईंटों को एक स्थान से उससे दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है इनके द्वारा। एक ईंट का वेट होता है 2 किलो, और कई बार तो पहले या फिर दूसरे फ्लोर पर यह सारा लोड ले जाया जाता है। और इस पूरे काम के लिए कितने वेज मिलते हैं, 300 रुपये, मैन से कम। और जब देखो कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं मिल पाता तो फिर वो महिलाएं बास्केट बनाती हैं या फिर झाड़ू बनाती हैं, विलेज टू विलेज जाती हैं, कई बार तो 25 किलोमीटर दूर तक इन बास्केट्स और झाड़ुओं को बेचने के लिए। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं घर घर जाके, और बाद में घर आके अपने घर का काम भी करती हैं। तो ये वो महिलाएं हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है काम छोड़ने का। पूरे साल कभी कंस्ट्रक्शन वर्कर, कभी माइग्रेंट वर्कर, कभी स्ट्रीट वेंडर, कभी टेलर, कभी डोमेस्टिक वर्कर, काम इन्हें करना ही पड़ता है, क्योंकि इनका कहना है हम काम नहीं करेंगे तो बच्चे खाना नहीं खा सकेंगे, तो इसलिए हमें काम करना ही पड़ता है। दिक्कत देखो ये भी है ना, एसेंशियल कमोडिटीज़ के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कई बार। जैसे इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गई थी, अभी तो फिर भी 15-20 दिनों में थोड़ी कम हुई है। सरकार ने जो स्कीम चलाई ना कोविड के दौरान, वो फ्री फूड ग्रेन वाली, उस स्कीम से ना करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ है। ये स्कीम सरकार को बंद नहीं करनी चाहिए। पहले बंद, मतलब सरकार ने कुछ समय के लिए चलाई थी, शायद 6 महीने के लिए। अब सरकार ने फिर से इसे एक्सटेंड कर दी है कुछ और समय के लिए। लेकिन अगर ये चलती रहे ना तो फिर सही है, मतलब गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा हो। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, 2 बहनें हैं, शीलावती और चंद्रा रामा। ये इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन्होंने कहा था कि जो फ्री फूड ग्रेन प्राप्त दे रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उन्हें डर है ये बंद ना हो जाए। फिर राइटर बोलती हैं, जिन भी महिलाओं से हमने बात की वो कहीं ना कहीं डेट ट्रैप में फंसी हुई थी। मतलब उन्होंने लोन ले रखा था और उसको धीरे धीरे चुका रही थी, इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा वसूला जा रहा था लोकल मनी लेंडर्स के द्वारा। तो कुल मिला के राइटर ये कहती है कि रूरल एरियाज़ में ना चूँकि रोज़गार के साधन कम उपलब्ध हैं, तो मिनिमम वेजेस इंक्रीज़ करने चाहिए वर्कर्स के लिए, ताकि वो कम से कम एक डिसेंट वेज पर तो काम कर सकें। अदरवाइज तो देखो बहुत मेहनत की जाती है उनके द्वारा, मिनिमम वेज चूँकि बहुत कम है तो उनके घर का खर्चा भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से चल पाता है। ऑलरेडी वो डेट ट्रैप में फंसे होते हैं बहुत से केसेस में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, एक केस स्टडी पे ज़्यादा फोकस था इस आर्टिकल में। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, हाल ही में ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, और इसमें इंडिया को कितनी रैंकिंग मिली है बताइए? 180 आउट ऑफ कितने? 180 कंट्री, यानी बिल्कुल लास्ट नंबर पे हैं हम। इतनी ख़राब रैंकिंग इंडिया को मिली है। सरकार ने तो अपना रिस्पॉन्स दिया है कि ये जो इंडेक्स है सही ढंग से नहीं क्रिएट किया गया है, बहुत सारे ऐसे एजम्पशंस हैं जो गलत हैं, अनसाइंटिफिक एविडेंस के आधार पर इंडिया को रैंकिंग दी गई है इस इंडेक्स में। देखो कुछ बातें तो सरकार की सही हैं, जैसे कि इस इंडेक्स में रैंकिंग देते वक्त ना
इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि किस देश ने मिटिगेशन के लिए कितने स्टेप्स उठाए, बट कौन सा देश कितना एमिशन कर रहा है पर कैपिटा, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इंडिया में पर कैपिटा एमिशन काफ़ी कम है, जैसे ये डेवलप कंट्रीज़ हैं, पास्ट में सारा एमिशन इन्होंने तो किया है, लेकिन अब ये थोड़े बहुत स्टेप्स उठा रहे हैं, तो सिर्फ उसी के आधार पर रैंकिंग दी जा रही है। लेकिन इंडिया के इवन जो स्टेप्स हैं ना, उनको भी इग्नोर कर दिया गया है किसी ना किसी रीज़न के कारण। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। जैसे इंडिया में पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन काफ़ी कम है, और हम काम कर रहे हैं कि 2030 आते आते जितना एनर्जी जनरेशन हमारे देश में हो 40% रिन्यूएबल एनर्जी से हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया इतना प्रमोट कर रहा है। फॉरेस्ट एरिया इंडिया में इंक्रीज़ हुआ है। वेटलैंड कंजर्वेशन की दिशा में इंडिया ने अच्छा काम किया है, बट इन सबको कुछ खास कंसिडर किया नहीं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंकिंग देते वक्त। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कुछ ना कुछ कमियाँ हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया कहता है कि हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है, बट कमी ये है कि इवन किसी का कोई प्राइवेट लैंड है, वहाँ पर भी कोई प्लांटेशन है ना, उसको भी फॉरेस्ट कवर में शामिल कर लिया गया है। तो उसको भी फॉरेस्ट कवर में शामिल करके दिखाया गया है कि देखो फॉरेस्ट कवर जो है वो इंडिया में इंक्रीज हो गया है। समझ गए? दिक्कत ये है, काफ़ी ख़राब रैंक मिली है इंडिया को ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ड्राई ब्रॉड लीफ एंड कोनिफरस फॉरेस्ट, ये सारे जो बायोम्स है ना, इनके कंजर्वेशन में। तो इस पर सरकार का तर्क ये है कि भैया हमारे देश में ना जो जैसे कंजर्वेशन एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इनकी जो नेशनल और लीगल बाउंड्रीज़ हैं ना, वो बायोम्स की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से मैच नहीं होती बहुत बार। मतलब लीगल बाउंड्री या नेशनल बाउंड्री अलग होती है और बायोम की नेचुरल बाउंड्री थोड़ी अलग होती है। तो इस वजह से भी आप यूँ नहीं बोल सकते कि हम कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, पूरा प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बाउंड्रीज में डिफरेंस है। नेक्स्ट इश्यू एयर क्वालिटी का है। एयर क्वालिटी में तो इंडिया काफ़ी पीछे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार कहती है डेटा सेट आपने गलत लिया, बेशक सरकार की थोड़ी बहुत बात मान भी लें, लेकिन इंडिया में एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। हालांकि इंडेक्स प्रिपेयर करते वक्त जो असेसमेंट रिपोर्ट है ना, उसमें यह भी बोला गया कि इंडिया ने अलग अलग स्तर पर, जैसे स्टेट्स ने स्टेप्स तो काफ़ी लिए हैं एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, बट कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और पोल्यूशन को कम करने के लिए। ये दिक्कत है। अब राइटर लास्ट में ये बोलते हैं, देखो हमें ना एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम पूरी तरह से इस रिपोर्ट को नकार दें, दूसरा ये है कि हम थोड़ा इंप्रूव करें। बहुत सारे इंप्रूवमेंट का स्कोप है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है ताकि एमिशन कम से कम हो और गरीब लोग भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सेस कर सकें। एमिशन कम होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना मजबूत होगा। सोलर पैनल हर एक रूफ पर होना चाहिए, बट इस दिशा में भी बहुत कम काम हुआ है। बायोम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम और बेहतर कदम उठा सकते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ को थोड़ा और ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर सकते हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना पहुंचे। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो सरकार ले सकती है, और एक पूरा डैशबोर्ड बना दिया जाए। डैशबोर्ड मतलब जो भी इंडिकेटर्स पैरामीटर्स है ना, जिसके आधार पर ये इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार किया जाता है, तो उसके लिए एक डैशबोर्ड बनाया दिया जाए, और ताकि उस पैरामीटर की मॉनिटरिंग हो जाए कि इस इंडेक्स के इस पैरामीटर पर अभी हमारा ये स्टेटस है, दूसरे पैरामीटर पर ये स्टेटस है, ताकि हम इस इंडेक्स में लास्ट रैंक तो बहुत ही ख़राब है। देखो होनी तो ये चाहिए कि टॉप कम से कम 50 में इंडिया आ जाए, लेकिन टोटली बिल्कुल ही 180 रैंक है, तो काफ़ी दुख की बात है। सरकार को अब थोड़ा डैशबोर्ड अप्रोच अपनानी चाहिए ताकि हर एक पैरामीटर से संबंधित देश में क्या स्टेटस है उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। टोटल हमने आज 4 इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।